नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वे आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे पहले कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो आज शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी भी दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के अलावा विदेशी मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली बैठक की है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। इस दौरान उन्होंने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की और उसे लागू करने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा कि 100 दिन का एजेंडा कार्य योजना को जमीन पर उतारना है। इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को जो योजना पेंडिंग पड़ी हैं उनको भी पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। इसकी चिंता कीजिए कि ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भाजपा खुद अपने पास रखेगी, जबकि उसके सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट बर्थ मिल सकते हैं। पार्टी के भीतर जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को नए मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के भी दावेदार हैं। उनको भी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो आज जितने भी संभावित चेहरे थे उन सभी के साथ प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने आज चर्चा की है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अविरल जी, आज प्रधानमंत्री जी की शपथ कह सकते हैं, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री की शपथ लेने ही वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार, और ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनसे पहले कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आज? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मजबूत सरकार है। ये सरकार जनता के लिए कार्य करेगी, गरीबों के लिए कार्य करेगी, पीड़ितों के लिए कार्य करेगी, महिलाओं के लिए कार्य करेगी, किसानों के लिए कार्य करेगी, मजदूरों के लिए कार्य करेगी, आतंकवाद का सफाया करने के लिए कार्य करेगी, खालिस्तानी आतंकियों का सफाया करने के लिए कार्य करेगी, देश में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। किसानों को किस प्रकार से खुशहाल बनाया जाए, किस प्रकार से उनकी आय में बढ़ोतरी की जाए, इस विषय पर निश्चित रूप से हमारे द्वारा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल अविरल जी, क्योंकि जब किसानों का नाम आता है तो उनकी समस्याएं सबसे पहले आने लगती हैं। तो क्या अब की बार उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ खास किया जाएगा, जैसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जाएगी जिससे किसानों की खेती की जो पैदावार है उसमें भी दोगुनी मुनाफा हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से किसानों के लिए किया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमने किसानों के लिए किया है वो भी सबको नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने फसल बीमा योजना को चलाया है, नीम कोटेड यूरिया को प्रारंभ किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया है, ये सबको मालूम है। हम किसानों का दर्द समझते हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान हम करते हैं। हमने किसानों की अधिकतर समस्याओं का समाधान जिस प्रकार से किया वो किसान हमसे प्रसन्न है। इसीलिए किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, अल्पसंख्यकों ने, गरीबों ने, पीड़ितों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, दलितों ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार मोहर लगाने का कार्य किया वो सबको नजर आ रहा है। और इससे इंडी गठबंधन के लोग बौखलाए हुए हैं और इंडी गठबंधन बिखर चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब की बार कई लोगों को भी इसमें न्योता मिला है जो प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, ऐसी भी खबरें हैं कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। अविरल जी। जी बिल्कुल, देखिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह निश्चित रूप से रहेगा और उसके साथ साथ
जिस तरीके से अगले 5 सालों तक जो काम पूरे नहीं हो सके उन सभी कामों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। जो बचे हुए कार्य हैं और भ्रष्टाचारियों को निश्चित रूप से जेल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के संकल्प के साथ निश्चित तौर पर कार्य किया जाएगा। महिलाओं के बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा। विमेन रिजर्वेशन जिस प्रकार से हमने दिया, जिस तरीके से हमने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिस तरीके से हमने बिचौलियों को समाप्त करने का कार्य किया, अब रुपया सीधा पहुंचता है जिस खाते में पहुंचना चाहिए। पहले रुपया घिसा करता था, इन्हीं के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि रुपया घिसता है। अब रुपया घिसता नहीं है, लाभार्थी के खाते में सीधा पहुंचता है बिना किसी अड़चन और रुकावट के। बिल्कुल, क्योंकि जो पहली योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी तो उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतना बहुमत था कि वो सरकार को मजबूती से चला सकती थी, लेकिन अब की बार कई दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई जा रही है, तो ऐसा भी लग सकता है कि कुछ ऐसी योजनाओं पर जो दूसरे दल हैं वो राजी ना हो। हालांकि अब तो सहमति से ही आगे के कार्य किए जाएंगे, तो क्या लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से काम करेगी? क्योंकि पिछली बार जो देखने को मिला था, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात कहते थे, मोदी की गारंटी, लेकिन अब की बार मोदी की गारंटी खुद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। देखिए, मोदी की गारंटी है और पूरा होने की भी गारंटी है। ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। ये एनडीए की सरकार गरीबों के लिए निश्चित कार्य करेगी। गरीबों की गरीबी से दूर की जा सके, इस संबंध में निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे द्वारा किया गया पिछले 10 सालों में, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जारी रहेगा। बिल्कुल अविरल जी, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करते हैं तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 46 लोगों ने कैबिनेट में जगह बनाई थी, उन्होंने भी शपथ ली थी और 2019 में 58 मंत्री बने थे। लेकिन अब की बार 51 लोग हैं और लिस्ट अभी और बढ़ सकती है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो और दल हैं उनके भी दलों से निकालकर मंत्रियों को बनाया गया है। लेकिन जो टीडीपी की तरफ से मांग है लोकसभा स्पीकर की, तो क्या लगता है कि वो जायज है, भारतीय जनता पार्टी मानेगी? देखिए, हम जनता के लिए भी इसी नारे को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास हम करते हैं और उसी तरीके से हम सबको साथ रखने का कार्य करते हैं, सभी दलों को साथ रखने का कार्य करते हैं, सभी दलों का हम सम्मान करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक नेता का, प्रत्येक व्यक्ति का हम सम्मान करने का निश्चित रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल, और जो सीसीएस के जो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इनसे भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करेगी, वो अपने ही अंडर में रखना चाहती है। और चारों ही मंत्रालय बड़े हैं, जब भी कभी आपातकाल की स्थिति आती है तो चारों मंत्रालय ही उसमें शामिल होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं चाहती कि जो और दल हैं उनको इसमें सहयोगी बनाया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है किसको क्या विभाग दिया जाना है, किसको कैबिनेट में शामिल करना है तथा किसको शामिल नहीं करना है। ये प्रधानमंत्री जी की शक्तियां होती हैं, प्रधानमंत्री जी की शक्तियों में शामिल होता है संवैधानिक रूप से। जी अविरल जी, अब की बार अनुराग ठाकुर का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या लगता है कि उनको भी मंत्रालय में जगह देनी चाहिए थी? क्योंकि वो एक अच्छे नेता रहे हैं और अब की बार भी वो लगातार जीत कर हमीरपुर की सीट से आए हैं, तो अब की बार क्यों आखिर उनका नाम लिस्ट में नहीं है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से वो जीते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है मंत्री रहते हुए। और जिस तरीके से आपने प्रश्न किया कि लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का निर्णय के ऊपर है जी, और उनका अधिकार है, ये निजी अधिकार होता है प्रधानमंत्री का कि वो किसको शामिल करते हैं, किसको नहीं करते हैं। और ये बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत बेहतरीन टीम ये बनेगी, बहुत मजबूत टीम बनेगी जो कि जनता के लिए कार्य करेगी। तो अविरल जी, जो विदेशी मेहमान हैं उनमें से कौन कौन लोग विदेश से भारतीय जनता पार्टी के समारोह में नरेंद्र मोदी जी के इस प्रधानमंत्री की शपथ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब की बार सरकार बनने के बाद जो अन्य देश है उनके साथ भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी,
देखिए, शेख हसीना जी की बात कर ली जाए या फिर नेपाल से मेहमान आ रहे हैं, उसके साथ साथ इस तरीके से अनेकों देशों से आ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है विदेश नीति की, विदेशों के साथ संबंध की, अन्य देशों के साथ संबंध की, तो बेहतरीन संबंध निश्चित रूप से रहेंगे। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कार्य करते हैं, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने का जिस तरीके से इनके द्वारा कार्य किया जाता है, ये सराहनीय है। इस चीज को याद रखना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब 4 जून को नतीजे आए थे, उसके बाद भी चाइना की तरफ से भी बयान आया था कि अब की बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम चाहेंगे कि आगे के लिए चाइना के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत रहें और जितनी भी नीतियां हैं और आपस में जिस तरह के समझौते हैं उन पर अच्छे से चर्चा होती रहे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भारत की छवि है उसमें कहीं ना कहीं उछाल आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों में भारत की एक अलग पहचान है, नरेंद्र मोदी जी की एक अलग पहचान है और यही कारण है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो उसमें भी कई देश मिलकर बोल रहे थे कि इसमें जो मध्यस्थता करनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए। तो अब की बार क्या कुछ लगता है? जी देखिए, दुनिया भर में जिस तरीके से देश की साख बढ़ी है ये सबको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की, भारत की साख वैश्विक स्तर पर बढ़ी है वो सबको नजर आ रहा है। और ये नरेंद्र मोदी के कारण है, ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है, इस बात को याद रखा जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप आनंद श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं और उनके शपथ समारोह में विदेश से भी मेहमान शामिल हुए हैं और जो संभावित चेहरे थे जिनको कैबिनेट में जगह मिलनी थी वो भी लगभग पहुंच चुके हैं। और आज चाय पर चर्चा करने के दौरान उनके साथ एक मीटिंग भी की गई जो हमारे 100 दिन का प्लान है उस पर काम किया जाए। तो अब की बार प्रदीप जी आपको क्या लगता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, जिस हिसाब से पहली बार बेफिक्र होकर नरेंद्र मोदी जी ने फैसले लिए थे, तो क्या अब की बार वो चीजें देखने को नहीं मिलेंगी? नहीं, सुंदर जी, इससे देखिए मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू हुए या नीतीश कुमार हुए, इनके जो मोदी के जो फैसले होंगे उनमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार कोई हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि इनको जो पैकेज चाहिए था, इनको जो मटेरियल चाहिए था वो मोदी और अमित शाह ने दे दिया है इनको। जो राष्ट्र हित के मुद्दे होंगे उस पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि मैं जो है साथ में रहूंगा, और वही हाल चंद्रबाबू नायडू का था। तो निश्चित रूप से जो मोदी के आगे के जो प्लान है, जैसे यूसीसी पे वर्क करना उनको, उसमें मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार कोई हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, ये अलग है कि 5% जो है चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं मुसलमानों के आरक्षण के लिए और अपने राज्य में। तो ये देखिए, राज्यों की पॉलिसी होती है। जिस राज्य में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर तो इन सब चीजों को करना ही पड़ेगा, वो बतौर सीएम करेंगे। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आएगी, मोदी की फैसले की बात आएगी, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू उससे अलग हो पाएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, और अब की बार जो पुराने चेहरे थे उनमें से 18 लोगों को जगह नहीं मिली है और उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है अनुराग ठाकुर। मैं जहां तक मुझे जानकारी है, देखिए अभी तो ये आज पहला शपथ ग्रहण, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है अनुराग ठाकुर युवा हैं और नया चेहरा है, तो हो सकता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन का एक बड़ा पद उनको एक दायित्व मिले। क्योंकि देखिए, अनुराग ठाकुर का जो परिवार है वो भाजपा में आज से नहीं है, काफी दिनों से उनके पिताजी रहे, फिर वो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने मिनिस्ट्री अपनी चलाई है। तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और युवाओं में भी बहुत अच्छी पकड़ है, एक ग्लोइंग फेस है उनका, अट्रैक्टिव फेस है और उसी हिसाब से वो वर्क भी करते हैं। तो निश्चित रूप से जो मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाया जा सकता है। और अगर वो नहीं बनते हैं तभी भी इसके बाद वही मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, तो उसमें हो सकता है कोई पद मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल जैसी आशंका लगाई जा रही है और जैसी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अगले महीने शायद जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और जेपी नड्डा जी को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। तो उस हिसाब से संगठन का जब विस्तार होगा उसमें अनुराग ठाकुर जी को कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरे सूत्र हैं जिस हिसाब से मैं, क्योंकि मैं निरंतर जो है दिल्ली पॉलिटिकल वीक को भी मैंने कवर किया है, उत्तर प्रदेश को भी किया है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अगर बाय द वे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको नहीं बनाया जाता, मुझे नहीं लगता है कि कोई उनसे ज्यादा योग्य है अभी फिलहाल, क्योंकि अब ये मोदी का एक संकल्प भी है। मोदी कहते हैं अपने हर एक संबोधन में कि ये नया भारत है, नया भारत युवाओं का भारत है। तो हो सकता है अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, तमाम अभी जो है काम करने बाकी हैं। और अगर बाय द वे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही सारे मंत्री और सारे कैबिनेट मंत्री आज ही शपथ ले लेंगे, इसके बाद अगले विस्तार में हो सकता है उनको जगह मिल जाए। नहीं, फिर भी अगर हम अभी के मंत्रिमंडल की बात करें, क्योंकि जो संभावित चेहरे हैं, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं किसी ने शपथ ले लिया, फिर भी 51 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और इससे पिछली बार 2019 में 58 लोगों ने साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ ली थी। लेकिन अब की बार क्या लगता है, क्योंकि सरकार जैसे ही बनने से पहले जैसे ही नतीजे आए थे, उसके बाद जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का भी एक बयान आया था कि हम यूसीसी और अग्निवीर योजना को लेकर विचार किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं पहले से थी या अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, तो जो सहयोगी दल हैं उनकी सहमति होना तो जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सहयोगी दल जो है उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। और मैं भी इस बात से ताल्लुक रखता हूँ कि यूसीसी पे तो नहीं, लेकिन अग्निवीर पर एक बार सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य की बात है। और इस पे जिस तरह से केसी त्यागी ने कहा था, मैंने वो स्टेटमेंट सुना था, तो ये हो सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद या फिर जो इनकी पहली कैबिनेट की बैठक हो उसमें कुछ बातें सामने आए। हो सकता है किसानों से जुड़े मुद्दे, क्योंकि पंजाब में बहुत बुरी स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट और गुज्जर जाटलैंड है वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से निपट गई। तो हो सकता है कुछ बड़े फैसले लेने के पहले ये विचार करें, और जो फैसले इन्होंने सुनाए हैं उन पे कुछ अपने जो है बदलाव के तरीके को अपनाएं। चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी कुछ भी सही कह पाना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी पुष्पेंद्र। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात करें तो उधर से अनुप्रिया पटेल का नाम भी संभावित लिस्ट में है कि उनको भी अब की बार भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो जयंत चौधरी पहले से राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनकी पार्टी से किसी न किसी को भी अब की बार मंत्री पद मिल सकता है। नहीं, जयंत चौधरी को खुद मंत्री पद मिल सकता है, किसी न किसी को नहीं। जयंत चौधरी को जो जानकारी मिली उसके अनुसार उनको फोन भी गया है, उनको मिल सकता है। और जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का काफी जो नुकसान होना था उससे बचाया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अनुप्रिया पटेल की बात अगर करें तो अनुप्रिया पटेल एकमात्र महिला ऐसी हैं जिन्होंने शुरू से करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ को पकड़ के रखा है, और वो उनके साथ चलती रही है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों लोगों को मंत्री पद का जो है ये दावेदार भी थे और इनको मिलना भी चाहिए। जयंत चौधरी ने एंड टाइम पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी को छोड़ के एंट्री की। आपको एक नाम और मैं चौंकाने वाला बताता हूँ, बिहार से सतीश चंद्र दुबे जो कि राज्यसभा सांसद रहे हैं, अभी हैं वर्तमान में, माफ कीजिएगा अभी नहीं है, और वो लोकसभा के सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अभी वो संगठन में एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार से दो ऐसे चेहरे आ रहे हैं जो अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। संजय जायसवाल की बात करें और सतीश चंद्र दुबे की बात करें, दोनों जो है संभावित चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर है वहां अपने डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। 2027 में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चुनाव है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का चुनाव करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें रणनीति जो है इस पे काम कर रही है, और देख अब 7 बजे तक का इंतजार करते हैं सभी। बिल्कुल। अविरल जी, अब की बार पंजाब से जो रवनीत सिंह बिट्टू पिछली 2 बार से कांग्रेस पार्टी से वो लोकसभा सांसद रहे, अब की बार ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अब की बार ही वो हार गए, लेकिन उनको फिर भी संभावित चेहरों में जगह दी गई है और माना जा रहा है कि उनको भी मंत्रालय में जगह मिलेगी। तो क्या पंजाब की राजनीति को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको जगह दी जा रही है? देखिए, हम कोई भी यदि फैसला लेते हैं तो वोट बैंक के आधार पर नहीं लेते हैं जी। नरेंद्र मोदी के द्वारा यदि कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो वोट के लिए नहीं लिया जाता है। हम जनहित को मुख्य रूप से देखते हैं। जनता के लिए क्या बेहतर कदम उठाए जाएं, इस विषय में हम चिंतन करते हैं। जनता के हित की बात हमारे लिए मुख्य रूप से है।
जी। जनहित सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि मानने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरीके से पंजाब की बात है तो पंजाब को निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कैबिनेट में, ये बिल्कुल सही है और नरेंद्र मोदी के द्वारा उस संबंध में फैसला लिया जाएगा। तो अब की बार जो मोदी 3.0 नई सरकार बनने वाली है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ तोड़ निकालेगी? देखिए, हमने निश्चित रूप से कार्य किया है महंगाई को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, रोजगार युक्त भारत का निर्माण करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं, अनेकों कार्य किए गए हैं। वो देखने योग्य है। जिस प्रकार से हमने योजनाएं चलाई हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं और वो जनता तक सीधा पहुंच रही है, जनता को उससे सीधा लाभ हो रहा है, तो उससे गरीबी समाप्त हो रही है, भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, महंगाई समाप्त हो रही है, रोजगार मिल रहे हैं। और जिस तरीके से बिचौलियावाद पहले चला करता था, अब कोई बिचौलिया कहीं किसी प्रकार से मौजूद नहीं है। ठीक है प्रदीप आनंद जी, जो 4 मंत्रालय बड़े हैं, सीसीएस वाले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाले, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तो अब की बार क्या उम्मीद जताई जा रही है? वो जो पहले चेहरे हैं उन्हीं के पास रहेंगे या अब की बार बदला जा सकता है? नहीं, स्वाभाविक जो नाम है इस बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह को नाम बनाया जाए, जहां तक मुझे जानकारी है जी। और इसके अलावा रक्षा मंत्री के लिए भी एक नाम है, उस नाम पे विचार किया जा रहा है जी। और क्योंकि 7:15 बजे का समय है, अब तो लिफाफा बंद हो चुका होगा, कुछ देर में वो आउट भी हो जाएगा, मीडिया को मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कयास हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि जो भी नई सरकार आएगी उसको रोजगार के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा। क्योंकि देखिए 2014 से लेके और अब तक जो मोदी का जो कार्यकाल रहा, उत्तर प्रदेश में योगी का जो कार्यकाल रहा, हम अगर वैकेंसीज की बात देखें तो वैकेंसी में सबसे ज्यादा सुचंडी अगर साबित हुई तो भारतीय जनता पार्टी साबित हुई। और अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई भी तो इतने ज्यादा पेपर लीक हुए कि युवाओं के अंदर एक रोष था। तो अब ये जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय, इसमें से एक मंत्रालय तो मैं कंफर्म हूँ कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। बाकी अन्य तीनों पर मैं अभी सहमति नहीं जता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो मेरे अपने सूत्र हैं वो अभी कई से अलाउ नहीं कर रहे कि मैं इन सब चीजों को अभी डिस्क्लोज कर पाऊं। लेकिन ये है कि राजनाथ सिंह जी को एक बार फिर से उनका कद बढ़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में। चलिए प्रदीप आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अविरल मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और उनके साथ जो नए लोग हैं, जो नए संभावित चेहरे हैं, वो भी साथ में शपथ लेंगे और आगे का कार्यकाल वो एनडीए सरकार के साथ जो गठबंधन के लोग हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ मिलकर 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं एनडीए के अंदर, बीजेपी के अलावा टीडीपी और जेडीयू, दोनों ही गारंटी ली है कि अगले 5 साल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और किस तरह ये सरकार चलेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।